हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। तो आज का मुद्दा है 7 सीटों का उपचुनाव। कौन सा चलेगा दांव, कौन बाजी मारेगा, कौन धरातल पर मजबूत है, कौन किससे आगे चल रहा है, तमाम सवाल जिन पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि उपचुनाव का काउंटडाउन अब तेज हो गया है। चुनाव आयोग इसी सप्ताह ये माना जा रहा है कि राजस्थान की 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। हरियाणा के नतीजों से बीजेपी का आत्मविश्वास पहले से ही बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर के भी बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी ने हर सीट पर 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भिजवा दिया है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में थोड़ा पीछे है। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी चयन को लेकर सभी सीटों पर रायशुमारी लगभग पूरी कर ली है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों का पैनल अभी तैयार कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब बीजेपी के बाद ही कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले, और खोले तो धमाकेदार खोले। क्या इस बार भी ऐसा होगा? 7 सीटों के उपचुनाव में कौन से फैक्टर अहम होंगे? उम्मीदवारों का चयन बड़ा काम है, किन चेहरों को मौका मिलेगा? तमाम मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये डिबेट। चुनाव का काउंटडाउन इस हफ्ते हो सकता है ऐलान। हरियाणा के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई। इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी आगे। कांग्रेस की हर सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी। हारे हुए बड़े चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। 7 सीटों का उपचुनाव, कौन सा चलेगा दांव? तो 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के राजस्थान में भी तैयारियां तेज है सभी पार्टियों की, चाहे बीजेपी कांग्रेस की या फिर बीएपी और बाकी राजनीतिक दलों की भी। लेकिन इसी बीच सबसे अहम बात यह कि उपचुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा, कौन धरातल पर मजबूत, कितना कौन किससे आगे और कैसे मिलेगी जीत, ये तमाम सवाल जो आप मतदाता के ज़हन में लगातार हैं, आज इन्हीं को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत से पहले परिचय करवा दूं, राम कुमार वर्मा हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले एक एक टिप्पणी लेते चलेंगे सबकी, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। राम कुमार वर्मा जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आखिरकार अब ये माना जाए कि इसी सप्ताह ऐलान हो जाएगा राजस्थान में उपचुनाव का। बीजेपी कहां है धरातल पर और कैसे जीतेंगे सर? हेमंत जी, निश्चित है कि इस सप्ताह हो सकता है और इलेक्शन कमीशन कभी भी इन चुनावों की घोषणा की जा सकती है। और रही बीजेपी का आपको मालूम है और जानते भी हो कि बीजेपी का संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। उसका कारण है कि बूथ लेवल तक की तैयारी हमारी पूर्ण रूप से रहती है। इस बार भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उनके लिए तैयारियां पूर्ण रूप से है, संगठनात्मक तैयारी भी है। और टिकटों का चयन के लिए अभी देखा कि हमने कोर कमेटी राजस्थान की और सेंटर के जिस तरह से पैनल तैयार हो गए हैं वो भी फाइनल है। तो उनमें भी बहुत सारा पिछले चुनावों में कहीं कोई किसी तरह की भी कोई खामी रही है। और खामी तो क्या रही थी, कई बार कागजी घोड़ों को दौड़ा दिया जाता है, एक झूठ को 100 बार बोलती। तो कांग्रेस ने उस तरह का एक माहौल क्रिएट किया था कि झूठ बोलो, भटकाओ, लटकाओ, भ्रमित करो। कहीं न कहीं उसमें कुछ जगह पर नुकसान हुआ। लोकसभा में भी हमें नुकसान हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र के सरकार के द्वारा विकास के कार्य और देश हित में कार्य किए जा रहे हैं, और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आने के तुरंत बाद बहुत कम समय के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो हमने वादे किए, मैं समझता हूं उनके करीब करीब 45 से 50% की पूर्ति गई है। आज जनता ये मानस बना चुकी है और आने वाले समय में 7 विधानसभा पर हमारे भाजपा का कमल का फूल खिलेगा। और अब जनता पूर्ण रूप से
क्योंकि वो विकास चाहती है, वो भटकाना लटकाना नहीं चाहती। उसको मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस की किस तरह का उन्होंने झूठ बोला, 5 वर्ष तक जो कुशासन किया उससे परेशान थे, लेकिन लास्ट में जिस तरह के उन्होंने रेवड़ियाँ बांटना शुरू किया था, जिसका असर कहीं कहीं मान लो जनता भ्रमित हो गई, उसका भी उनको मालूम पड़ गया है कि धरातल के अंदर जो भाजपा के नेता कहते हैं वो करते हैं, और वो धरातल में उतरा है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 7 सीटों पर बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिता के लाएगी, इसमें कहीं संदेह करने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी जी, प्रोफेसर सीबी यादव साहब, बीजेपी कह रही है कि हमने जो जनता से वादे किए थे विधानसभा के चुनाव में, उनमें से ज्यादातर वादे हमने पूरे कर दिए, और इसीलिए हम इस उपचुनाव में जब जा रहे हैं तो हमारी उपलब्धियां लेकर जाएंगे। आप क्या लेकर के जाएंगे, और धरातल पर कांग्रेस पार्टी कहां है आज की तारीख में? हेमंत जी, जनता को समझने में बहुत समय नहीं लगता है। जब चुनाव के भीतर पूरा का पूरा एक तरह से इस जनादेश को छीनने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया, और जनता को बहुत समय नहीं लगा। आपको पता है 199 सीट पे चुनाव हुए थे, 1 सीट खाली रही थी, और वो चुनाव जस्ट बाद में हुआ था, और उनको संविधान का उल्लंघन करते हुए राज्य मंत्री तक का दर्जा दे दिया था। मैं करणपुर सीट की बात कर रहा हूँ, और उसी समय जनता ने इनको सब दिखा दिया था है ना कि आप जो ये ऊपर से जो पर्ची मुख्यमंत्री थोप रहे हो, ये जनादेश को छीन रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उनका तमाकत उसी समय दे दिया था। और फिर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 25 की 25 सीट आएगी, 5-5 लाख के अंतर से हम जीतेंगे। जनादेश जनता ने तब भी बिल्कुल इन पे जो है तमाचा मारा और दिखाया कि किस तरह से आप लोकतंत्र को गुमराह करने का जो काम करते हो, उसका सबक तब भी दिया। और अभी आप देखेंगे कि ये किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको मैं एक एक चीज गिनाता हूं। चुनाव के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो पहले ही कैबिनेट के अंदर जो पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल की कीमत बराबर कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बराबर हो गई? क्या मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम किसानों को 12,000 रुपए जो है किसान सम्मान निधि तुरंत कर देंगे। क्या 12,000 रुपए हो गए? क्या गेहूं की खरीद 28 रुपए पे होगी? बाजरे के एक दाना खरीदा जाएगा? एक दाना भी खरीदा क्या? किसानों को बिजली देंगे, किसान बिजली के लिए सड़कों पर खड़ा है, रात दिन वहां पे लड़ाई लड़ रहा है। युवाओं को भ्रमित किया कि हम आपको 1 लाख नौकरियां देंगे, हम बड़ी मछलियां पकड़ेंगे। 1 साल हो गया, बड़ी मछली एक नौकरी मैं कह रहा हूं, एक नौकरी नहीं दी है। और वो बड़ी मछली का सुई जब भी जाती है जांच में, तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं तक जाकर के वो बड़ी मछली अटक जाती है, फिर वापस ले लेती है। आज ही रिपोर्ट आई है सब इंस्पेक्टर के 69 जो ट्रेनीज पे जो जांच गई, वो उनकी कड़ी लास्ट में जाके इनके ही लोगों पे जाके अटक जाती है, फिर वापस उनको क्लीन चिट दे देते हैं। आरपीएससी पर जब इन्होंने जांच बैठाई तो राम रायका तक जांच चली जाती है, फिर वापस। आप वाले क्यों कह रहे हैं फिर कि परीक्षा रद्द मत कीजिए? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, 1 साल हो गया, एक युवाओं को एक भर्ती नहीं निकाली। कांग्रेस पार्टी की निकाली हुई भर्ती को ऐसे सर्टिफिकेट बांटते हैं, ऐसे मतलब मुंह को ऐसा करके। अरे भैया, आपका क्या योगदान है और काम क्या किया? उन्होंने युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, राजीव गांधी युवा मित्रों को पहला कदम उनको हटाने का काम किया, महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्तियां इन्होंने रोकी है। काम क्या किया है आप देखिए, तो इनका कोई एक काम ना युवाओं पे है, ना किसान पे है, ना कोई घर गृहस्थी पे। मैंने आपको कहा पेट्रोल डीजल की भाव की बात आपको मैंने बताया, कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा लिया था। आप देखिए हर रोज हमारी महिलाओं पर जो अत्याचार की, बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है, वो पूरे देश को शर्मसार कर रही है कि राजस्थान में हो क्या रहा है। रही बात सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सर्कस बन गया है इनके ही सरकार। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक संविधान का पहलू है मंत्री परिषद का। आप एक मंत्री जाके खुली खिलाफत कर रहा है सड़कों पर, कभी कहता है मैं मंत्री हूं, कभी कहता है मैं नहीं हूं, कभी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कभी सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। कोई समझ में ही नहीं आ रहा। आप संगठन की बात कर रहे हो, कार्यकर्ता निराश है। इनके कार्यकर्ता नहीं है, इनके मंत्री और विधायक लाइन लगा के खड़े रहते हैं। लेकिन हरियाणा में तो अभी हरियाणा में तो इनको भरपूर समर्थन दिया जनता ने। लगी हुई है इनका, आप एक तो वहां काम पर भी नहीं हो रहा। कहते थे कि किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। फिर हरियाणा में क्या हुआ यादव साहब? देखिए हर प्रदेश की अलग कहानी है, लेकिन हरियाणा की भी आप बात करोगे तो हमारा वोट परसेंटेज आप देखिए 2014 में मात्र 14% था, 2019 के अंदर हम 28% हुए, अब हम 39.9% है। और ये 39 हमारा और इनका वोट परसेंटेज का अंतर नहीं है।
हमने 12% वोट परसेंटेज बढ़ाया है, हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है और जनादेश को चुराया गया है हेमंत जी, सीधे सीधे जनादेश को, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, ये इनका रेफरी इनका होता है, इनका कैप्टन जो है, अब जो चुनाव का जो कैप्टन होता है वो इनका होता है, फिर ऊपर से जो है अब जो ईडी सीबीआई और तमाम तरह की एजेंसियां ये लगा देती है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इनका यहाँ सारा काम करता है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़े, तो मैं कह रहा हूं जमानत जब्त तो इनकी। जम्मू कश्मीर में भी चुराया, जम्मू कश्मीर में भी इनकी क्या हालात हुई है? नहीं, जम्मू कश्मीर में भी अगर सही ढंग से चुनाव हो, सही ढंग से चुनाव हो, चुरा लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ हरियाणा में इन्होंने चुराया है, जम्मू कश्मीर में मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी मैं आपसे कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में अगर सही चुनाव हो हेमंत जी, तो इनका कोई ये जो शून्य ये जो आंकड़ा है ना, ये शून्य पे अटके, ये तो जम्मू कश्मीर के भीतर भी इन्होंने जो पूरी कोशिश की है, वहां 5 सदस्य तो नॉमिनेट करने की इन्होंने पहल तक कर दी कि 5 सदस्य हम जो है जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा और हम जनादेश तो को उस तरह से फिर राजस्थान का लोकसभा में जम्मू कश्मीर की जनता खुश है, लोकसभा में निश्चित तौर पर चुराया है राजस्थान का जनादेश। मैंने शुरुआत इसी से की है, राजस्थान का जनादेश इस प्रदेश की जनता को गुमराह करके मैं जवाब देता हूं राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने देखिए बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं बाकी 2 मेहमान और भी उनके पास जाऊं, लेकिन इनका जरूर आप सीबी यादव साहब का जवाब दीजिए। एक तो जनादेश चुराने वाली बात, और एक इन्होंने कहा कि आपने जो वादे किए थे युवाओं से, बेरोजगारों से, नौकरियों को लेकर के, महंगाई कम करने को लेकर के, एक पर भी काम नहीं हुआ राजस्थान में। हाँ, एक पूरा किया हो तो बता दे। मैं सवाल मैं हेमंत जी और यादव साहब तो प्रोफेसर है जी। मैं सोचता हूं कि अब इनकी मजबूरी है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, सच्चाई को उगलने में तो बड़ी दिक्कत होती है ना इनके, क्योंकि कल्चर ऐसा है। लेकिन इनको यादव साहब को मालूम होना चाहिए जिस तरह से हमने वादे किए, और भजनलाल सरकार ने आते ही क्या आपके 450 के 73 लाख करीब महिलाओं के लिए गैस के चूल्हे 450 में नहीं दिए पेट्रोल क्या? डीजल की कीमत क्रम से बताओ एक बार यादव साहब नंबर से। देखो, मैंने बड़े पैसे से सुना है और आपने बहुत बोला है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं क्या? आप कह रहे कि पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ था? राजस्थान में था। कहा क्या था? एक कहा मिनट क्या सुनिए था? पड़ोसी राज्य के बराबर। यादव साहब सुनिए, आप सुनिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का इन्होंने टैक्स और लगाया गया, उसके बाद में आते ही आपने मतलब 6 रुपए से 7 रुपए तक का हिंदुस्तान में किसने कम किया? क्या राजस्थान में कम हुआ कि नहीं हुआ? और प्रत्येक जिले के अंदर जो एक विभिन्नता थी उसको प्रधानमंत्री जी के बयान निकालो चुनाव को कम से कम उन पे तो रखो। साहब आप सुनिए, क्या कहा था? तो क्या कहा था? कहा चाहता वो बात रखो। प्रधानमंत्री जी क्या कहा था? पड़ोसी राज्यों के बराबर करेंगे पहली कैबिनेट में। आप प्रोफेसर हैं, कम से कम आप सच्चाई तो सुन लीजिए। हाँ, तो सच्चाई तो बताओ, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम किए या नहीं? क्या पड़ोसी राज्यों के बराबर हुए कि नहीं हुए? योजना के पड़ोसी राज्यों के बराबर हुए कि नहीं? उज्ज्वला योजना को बीपीएल तक सीमित किया कि नहीं किया? कर्मचारियों उसका दायरा सब क्या चिरंजीवी योजना को खत्म किया या नहीं किया? जिनके साथ क्या युवाओं को एक भी भर्ती निकाली हो तो दावा कीजिए यहाँ, सुनिए, एक भी भर्ती निकाली है। 70 लाख युवाओं के साथ जाति की उनके आपने रीट से लेकर के और एसआई के ट्रेनिंग तक अंदर सलाखों के बंद हो रहे हैं, जांच हो रही है। आप सारी सुनिए, आप तक गई जांच को वापस लेके क्लीन चिट दे रहे हो। यादव साहब क्लीन चिट केवल इस प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है, और आज वो युवा सड़कों पर है। आपने सड़कों पर है, कल ही वो युवा सड़कों पर है जिसको आप कहते हो। ये डिबेट है, इसको आपने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी झूठे बोली। ठीक है, वापिस चुनाव पर आ जाते हैं। मैं वापस आ जाऊंगा आप लोगों के पास में, निरंजन पोद्दार साहब। लेकिन जिस तरह का और एमएसपी को हमने 125 रुपए बढ़ाए, 2800 रुपए का वादा किया था, नहीं किया था? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो ये थोड़ा जनता पर भी छोड़ देते हैं। और ये तो सब देख ही रहे हैं ना कि आपने क्या किया। 12,000 रुपए नहीं हुआ, 12,000 नहीं हुआ। अरे भाई आपने तो 12,000 नहीं हुआ। राम कुमार जी, मैं आ जाऊंगा वापस, एक मिनट। सीबी यादव साहब रुकिए ना, 8,000 मिले कि नहीं? निरंजन पोद्दार साहब अभी बताइए कि अगर धरातल पर देखें उपचुनाव को लेकर हमारे सारे 7 सीटों पर कौन आपको कहां कैसे मजबूत नजर आ रहा है? कांग्रेस बीजेपी के दावे हैं, दावे तो चलते रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव तो सरकार का ही होता है, इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? बोलिए। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर, आप ये समझ लीजिए सेल्फ गोल किया, मैं इसको ये उदाहरण दूंगा सेल्फ गोल का, और जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में आ रही है उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक ऊर्जा है या इसके कार्यकर्ताओं के अंदर एक जो ऊर्जा का संचार हुआ है, निश्चित रूप से देखिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अगर हरियाणा चुनाव का ही मैं उदाहरण दूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस, लोगों के मानसिकता ऐसी बन गई है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि अगर वो अकेली दौड़ेगी तो भी सेकंड आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम राजस्थान के उपचुनावों की बात करें तो इसके अंदर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गवर्न कितनी सीट थी और अपोजिशन गवर्न कितनी सीट थी, और उसके बाद में अगर हम इस चीज का मूल्यांकन करें तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। और फिर मैं वो हरियाणा के चुनाव का उदाहरण दूंगा हेमंत जी, कि आज की तारीख में जो चुनाव है वो आखिरी के 10 दिनों में, 15 दिनों के अंदर बनता है। क्योंकि अगर मैं हरियाणा के चुनाव को देखूं तो 1 महीने पहले कांग्रेस कहीं बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव आते आते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को रिकवरी कर गई और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने फाइनल जीता, तो उसी तरीके से अभी दोनों पार्टियों के कैंडिडेट उपचुनावों के अंदर यहाँ पे उतरेंगे और उतरने के बाद में किस तरीके का वहां अखाड़ा जुड़ता है। लेकिन इसके अंदर यह जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, निश्चित रूप से देखिए जनता ने इनको जनवरी के अंदर इनको मैंडेट दिया और उसके पिछले वर्ष इनको मैंडेट दिया और जनवरी के अंदर से उसके बाद में इनका जो हनीमून पीरियड था उसी दौरान इनके अंदर एक विघन पड़ गया और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से लगभग 12 सीटें इनकी खराब हो गई, यानी कि अपोजिशन इनके पास से निकाल ले गया। और अब अगर ये उपचुनाव के अंदर भी अगर ये सरकार कहीं ना कहीं फिसलती है तो ये सरकार के अस्तित्व का संकट मान के चलिए कि अगर इनके अंदर भी कहीं फिसल गई तो मेरे हिसाब से फिर इस सरकार के अंदर फेरबदली आपको नजर आ सकती है। इसलिए सरकार अपने, या मुख्यमंत्री कहूं या केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व कहूं, कि वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। अब इसके अंदर 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कि एक तो ये वोटों को घरों से निकाल कितना पाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप जहां पे भी देखेंगे चुनाव होता है वहां पे अगर एक सम्मानजनक अगर टर्नआउट होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखती है, लेकिन अगर टर्नआउट गिर जाता है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हारती हुई दिखती है। तो एक तो टर्नआउट क्या करवा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, वोटों को बूथ तक ले जा पाएगी, और दूसरी बात कैंडिडेट कौन देती है और कांग्रेस किस कैंडिडेट को उतारती है, और उसके बाद में जब अखाड़ा जमेगा तो मेरे हिसाब से हम बहुत सही मूल्यांकन करने की स्थिति में होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम मोरल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मोरल निश्चित रूप से अप करता हुआ दिख रहा है। ठीक, आशुतोष जी, ये 2 बातें और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट और मुद्दे दोनों इन उपचुनाव में देखने को मिलेंगे या कुछ और? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए कैंडिडेट सिलेक्शन दोनों पार्टियां कैसे करती हैं, यह तो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिरकार किस तरह के प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। क्योंकि हमने पिछले जो इलेक्शंस राजस्थान में विधानसभा के हुए तो उस समय में देखा था कि दोनों राजनीतिक दलों के अंदर जिस तरह का विद्रोह हमको देखने के लिए मिला था, उस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से कोई अछूता नहीं था। तो क्या उस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां इस बार भी दोनों राजनीतिक दलों के आगे बनती हैं? तो वो तो एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सबसे बड़ा कारण रहने ही वाला है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे होता है। लेकिन हेमंत जी, मुझे 1-2 चीजें मोटी मोटी इस विधानसभा के जो 7 बाई इलेक्शंस हैं उनमें समझ में आ रही है कि देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि वहां जो विधायक थे उनका निधन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सीटें सहानुभूति लहर के चलते शायद उन पार्टियों ने अगर सही से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया तो उनके लिए कि इजी टास्क रहने वाली है। कांग्रेस के लिए रामगढ़ और भारतीय जनता पार्टी के लिए सलुम्बुर एक इजी टास्क रह सकता है। हालांकि सलुम्बुर पर जिस तरह से बाप पार्टी ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ में अलायंस नहीं करेगी और 84 और सलुम्बर में भी अपने कैंडिडेट देगी, तो उसके बाद में कांग्रेस के लिए एक दिक्कत इस सीट पर सलुम्बर पर बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सलुम्बर एक इजी टास्क हो सकता है। लेकिन बाकी 5 सीटों पर किस तरह के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है, क्या ज्योति मिर्धा जिनको लगातार 3 चुनाव हारने का अनुभव है, क्या उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती है, या किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अपने भाई को टिकट दिलाने की बात की थी और उसके बाद में लगातार वो जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, क्या इस बार जगमोहन मीणा को टिकट दिया जाता है? ये तमाम चीजें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूं रावत साहब, क्या जिस तरह से पैनल पहले ही बीजेपी ने तैयार कर लिया है तो क्या एक मानसिक बढ़त जो है वो बीजेपी की दिखती है? हरियाणा का इलेक्शन का नतीजा, पैनल पहले तैयार करना, बूथ लेवल तक जो है तैयारी, और इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार, क्या ये फैक्टर काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए?
देखिए बिल्कुल हेमंत जी, देखिए हमको यहाँ ये चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी और हर किसी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, लगातार चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त राजस्थान में हासिल की है। हरियाणा के परिणाम जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। यह बात विपक्षी दल भी स्वीकार करते हैं कि इसका एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है, लेकिन कांग्रेस को मैं कमजोर इसलिए नहीं आंकता हूं कि इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल के बावजूद भी यह सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उस तरह के माहौल में तो ऐसे में तो ये बीजेपी के लिए चुनौती भी है। लेकिन सीबी यादव साहब, एक टिप्पणी में आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी इन्होंने पोद्दार साहब ने कहा कि कांग्रेस जो है वो अकेली भागेगी तब भी सेकंड ही आएगी। नहीं तो पता नहीं, पोद्दार साहब का अपना एक मूल्यांकन है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उनकी बात का सम्मान करूंगा। लेकिन आप देखिए ऐसा कहां हो रहा है। आज हरियाणा का जो उन्होंने जिक्र किया, आप कहीं किसी प्रदेश का उदाहरण मुझे पोद्दार साहब बता दें जब आप 12% की बढ़त ले लिए हो। हमने 10 साल के भीतर 14% से 39% हमने वोट शेयर किया है। हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है और जो तमाम तरह की शिकायतें वो शायद नजर नहीं आ रही होगी। तो नंबर 1 चीज जो है, कहीं दूसरी चीज नहीं है। आप देखें ये बात कहां लागू होती है। आपने देखा जस्ट चुनाव के बाद में जो गंगानगर की करणपुर सीट है, वो तो कहते हैं कि सरकार साथ है, मंत्री बना दिया था, तब भी है। मैं देखो हेमंत जी बहुत साफ है। हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की नेतृत्व में और उनकी ऊर्जा संचार करती है कार्यकर्ताओं के भीतर, जबरदस्त जोश है कार्यकर्ताओं के भीतर। पूरा संगठन एकजुट है। वो एक पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों को आज जनता याद कर रही है। जी पोद्दार साहब कुछ और मैं एक चीज और कह रहा हूं, ये विचारधारा की लड़ाई है। आज एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, देश को और समाज को तोड़ने की राजनीति है, और ये एक्सपोज हो गई है। और आज पूरा देश की जनता जो है, आम नागरिक है, और राहुल गांधी जी के जो पूरे समाज को, 36 बिरादरी को जो साथ लेने की और शांति और सद्भाव और अहिंसा की जो नीति है उस पर चलने के लिए तैयार है। पोद्दार साहब को जोड़ना चाह रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। सीबी यादव साहब बोलिए आप। जी ऐसा है यादव जी, हरियाणा की अगर आप बात करें, केवल 12% आपकी वोट प्रतिशत वृद्धि के से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो यही सबसे बड़ी मेरे हिसाब से कांग्रेस की जिसको कहते हैं कमी है। अगर हरियाणा की मेरी बात सुन लीजिए, हरियाणा की बात करूं तो मैं स्वयं हरियाणा में काफी घुमा हूं। चुनाव से पहले ऐसा माहौल था कि अगर आपको 60 प्लस भी आती तो आप ये मान के चलिए बहुत सामान्य बात लगती थी। लेकिन जहां आपका वॉरियर भी फेल हो गया और आपका वार रूम भी फेल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो केंद्र के मुद्दे थे, चाहे किसान है, पहलवान है, किसान, पहलवान, जवान और संविधान, चारों के चारों मुद्दे केंद्र के मुद्दे थे। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी रामकुमार जी, गुटबाजी जी आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए अगर गुटबाजी चुनौती है तो चुनाव में आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। हेमंत जी, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। और ये यादव साहब को तो मजबूरी है, लेकिन इन्होंने देखा 5 वर्ष तक सुनिए यादव साहब, सुनिए, देखो टाइम कम है। 5 वर्ष तक किस तरह कुर्सी की लड़ाई में, झगड़ाई में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या कहा। लास्ट आज डोटासरा जी की बात कर रहे हैं, किरोड़ी लाल जी बढ़िया नेतृत्व दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी संभालिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी है जो अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार होगा आखिरकार जब आप लोग अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता किसके साथ होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल